Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7 of CPC, that is Appeals, Revision and Review Recognition of Judgments. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover appeals from original and from appellate decrees, appeals to Supreme Court, appeals from orders, power of appellant courts, procedure in appeals, filing appeal, stay of proceedings or execution, hearing, judgment and decree in appeal, reference, review and revision, recognition of foreign judgments. So let's get started. सबसे पहला हमारा टॉपिक है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल एंड फ्रॉम अपीलेट डिग्री. अपील कब होता है? अपील एक रेमेडियल कंसेप्ट है जहाँ पे डिग्री पास होने के बाद या जजमेंट या ऑर्डर पास होने के बाद अगर किसी पर्सन को लगता है कि जो डिग्री पास हुई है वो गलत है, उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो पर्सन उस डिग्री या उस ऑर्डर को अपील कर सकता है. तो वो हो गया हमारा कंसेप्ट अपील. अब अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री मतलब क्या? जब फर्स्ट टाइम जजमेंट पास हुआ था, ओरिजिनल जजमेंट, उस पर अगर जो इंसान है वो अगर अपील करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि ये सेट असाइड हो जाए, उसके साथ ये गलत डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट, तो वो फर्स्ट अपील कर सकता है. तो जब ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट अपील होता है तो हम उसको फर्स्ट अपील बोलते हैं. तो सेक्शन 96 to 99A, 107 to 108 एंड ऑर्डर 41 डील करते हैं फर्स्ट अपील से. अब नॉर्मली जब ओरिजिनल डिग्री होती है तो वो एक कोर्ट में होती है. फिर उसके बाद जो अपील्स होते हैं अगेंस्ट ओरिजिनल डिग्री वो होते हैं अपीलेंट कोर्ट में, विच इज़ ऑफ हायर रैंक देन द कोर्ट विच पास्ड द ओरिजिनल डिग्री. तो अपीलेंट कोर्ट का रैंकिंग हायर है देन द कोर्ट विच पास्ड द ओरिजिनल डिग्री. फिर उसके पास अपील लाइज ऑन एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी. किसी एक पार्टी के बेनिफिट के लिए अपील होता है. नो अपील विल बी प्लेस्ड इफ द डिक्री इज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज. अगर दोनों पार्टी अग्री करते हैं कि यही डिक्री होना चाहिए, यही जजमेंट होगा, तो फिर उस डिसीजन पे, उस कंक्लूजन पे अपील नहीं हो सकता. अपील नॉर्मली कब होता है? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लॉ रिलेटेड या लॉ संबंधित क्वेश्चन है, और अगर अमाउंट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, अगर अमाउंट 10,000 से कम है तो फिर उस केस में अपील नहीं हो सकता. अगर अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि प्रीवियस कोर्ट ने, जो पहले ट्रायल कोर्ट था जहाँ पे वो केस चला, अगर उस कोर्ट ने उस केस के रिकॉर्डिंग्स या उस केस के फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर अपीलेंट कोर्ट उस केस को फिर से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है. मतलब अपीलेंट कोर्ट बोलेगा कि ट्रायल कोर्ट ही फिर से अपना जो जजमेंट है वो कंसीडर करे. जो डिसीजन है अपीलेट कोर्ट का वो कॉन्क्लूसिव है, मतलब वही रियल ट्रूथ है, वही करेक्ट है, फिर उसको ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा. अगर मल्टीपल जजेस है किसी बेंच में एंड इफ़ दे आर हियरिंग द अपील, तो फिर जो मेजॉरिटी का डिसीजन है दैट विल प्रिवेल. अगर मेजॉरिटी प्रेजेंट ही नहीं है तो ओरिजिनल डिक्री स्टे करेगी. और अगर बेंच में, वेर द बेंच डिसग्रेसेस ऑन एनी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बेंच में जो जजेस है उनमें ही कुछ अगर पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस है, कुछ अलग बोल रहे जजेस, कुछ दूसरे अलग बोल रहे, तो जो बचे हुए रिमेनिंग जजेस है उनका भी सुना जाएगा. एंड देन उसके बाद जो मेजॉरिटी का जो डिसीजन है दैट विल प्रिवेल, और फिर वही अपील में वही जजमेंट बन जाएगा. तो पहले का जो ओरिजिनल जजमेंट है वो कन्फर्म हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है या रिवर्स हो सकता है. कहाँ पे? अपील में. अब ये हो गया फर्स्ट अपील जो ओरिजिनल या ओरिजिनल कोर्ट से जो अपीलेंट कोर्ट में होता है. फिर अब है सेकेंड अपील, जो अपीलेंट डिग्री जो देता है अपीलेंट कोर्ट, अगर उस पर भी पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो पार्टी सेकेंड अपील कर सकती है या हाई कोर्ट को अपील कर सकती है. अपीलेंट कोर्ट के डिसीजन को पार्टी हाई कोर्ट में अपील कर सकती है. इट इज़ अगेन एक्स पार्टे, इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड देन formulating substantial question of law is sine qua non, and if it is not formulated appeal is liable to be dismissed. तो यहाँ ये बोला है कि हम सेकेंड अपील भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट अपील हमने देखा था कि ट्रायल कोर्ट से अपीलेंट कोर्ट को किया जाता है, एंड सेकेंड अपील होता है अपीलेंट कोर्ट से हायर कोर्ट को. और फिर से यही बोला है कि द डिसीजन ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी इज कॉन्क्लूसिव. तो ये हो गया सेकेंड अपील की बात.
अब इसके बाद दिया है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे फिर से आया क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? तो इट शुड बी डिबेटेबल, इट मस्ट हैव बीन सेटल्ड बाय, इट मस्ट नॉट हैव बीन सेटल्ड मतलब वो ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है, नॉट सेटल्ड बाय एनी बाइंडिंग प्रेसिडेंट, must have material bearing on the decision of the case, and if it is necessary to be decided for a just and proper decision between the parties। मतलब वो necessary है to decide just and proper decision between the parties। अब ये हो गया अपील टू हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है हाई कोर्ट के डिसीजन से तो वो फिर से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, एंड देन दैट विल बी अ फाइनल ऑर्डर। तो फिर से इट शुड बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या हाई कोर्ट का ओपिनियन है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होना चाहिए, तब वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अब वेरियस ऑर्डर से जो अपीलेबल है, जैसे कि लिस्ट दिया है पूरा, मतलब ये लिस्ट में जो ऑर्डर्स दिए हैं उनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। तो ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट फॉर फॉल्स क्लेम्स और डिफेंसेस, यहाँ पे अपील हो सकता है। लिस्ट है सेक्शन 91, 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 91 और 92 अपीलेबल है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनएफिशिएंट ग्राउंड्स, तो यहाँ पे अपील कर सकते क्योंकि इनएफिशिएंट ग्राउंड्स है। ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन, एक्सेप्ट सिविल प्रिजन में जहाँ पे डिटेंशन है सारे केस अपीलेबल है, एक्सेप्ट अगर अरेस्ट या डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, मतलब ऑलरेडी डिक्री पास हो चुका है, देन इट इज़ नॉट अपीलेबल। अगर पहले हो रहा है तो फिर अपीलेबल है। एन ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स, जहाँ पे अपील एक्सप्रेसली अलाउड है जिस भी सेक्शन में या ऑर्डर में, वहाँ पे हम अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 43 स्टेट्स दैट अपील अंडर सेक्शन 104 में लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब फिर से और अपील की लिस्ट दिए है। ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7 फॉर रिस्टोरिंग अ प्लेंट टू बी एग्जिबिटेड टू द करेक्ट कोर्ट, मतलब जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि प्लेंट को रिस्टोर करना है करेक्ट कोर्ट में जहाँ पे वो केस चलना चाहिए, विच सीज दैट द कोर्ट कैन एड एनी पर्सन एज पार्टी एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोसीडिंग। फिर ऑर्डर अंडर रूल 9, ऑर्डर 9 बोलता है डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ सिचुएशन ओपन टू अपील, मतलब एक एप्लीकेशन को डिसमिस करना, तो वहाँ अपील हो सकता है। एन ऑर्डर अंडर रूल 13 और ऑर्डर 9 डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ सिचुएशन ओपन टू अपील फॉर एन ऑर्डर टू पुट असाइड अ डिक्री पास्ड आउट, यहाँ पे था एक्सपल्शन ऑफ सूट और यहाँ पे था डिक्री टू बी पास्ड आउट। फिर रूल 21 ऑर्डर 9 जो बोलता है देयर शुड बी अकरेंस ऑफ रेबेलियसनेस विद एन ऑर्डर फॉर डिस्क्लोजर। फिर ऑर्डर अंडर रूल 34 ऑफ ऑर्डर 21 फॉर एन इशू विद द ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सपोर्ट। फिर ऑर्डर रूल 72 और रूल 92 ऑफ ऑर्डर 21 सेविंग और डिक्लाइनिंग टू पुट असाइड अ डील। फिर आता है रूल 106 of order 21 given that a request and a first application, in other words the application alluded to in sub rule 1 of that order is appealable। so ये लिस्ट है जहाँ पे अपील हो सकता है और आगे लिस्ट कंटिन्यू होती है। एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 डिक्लाइनिंग टू पुट असाइड द रिडक्शन और रिजेक्शन ऑफ सूट। ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 22 फॉर डिक्लाइनिंग टू गिव लीव। Rule 2 of Order 25 dismissing an application for a request to put aside the rejection of suit. Rule 5, Rule 7 of Order 33 dismissing an application for authorization to sue as a poor individual, मतलब indigent के अगेंस्ट कोई dismissing an application है तो फिर वहाँ पे वो अपील कर सकता है। ऑर्डर्स इन इंटरप्लीडेड सूट्स अंडर रूल 3, 4, 6, ये हमने ऑलरेडी ये रूल्स कवर किए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ तुमको लिस्ट फॉर्म में बता रही हूँ। यू कैन सर्च इट डाउन। हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 to
मॉड्यूल 6 रिकॉर्ड कर दिए हैं चैनल में, प्लेलिस्ट CPC में आपको ये मिल जाएंगे। एन ऑर्डर अंडर रूल 2 और रूल 3 और रूल 9 ऑफ ऑर्डर 38, रूल 1, रूल 2, 2A, 4, 10 of order 39, an order for refusal under rule 19 of order 41 to reconcede or rule 21 of order 41, an order under rule 23 or 23A of order 41 remanding a case where an appeal would lie from the pronouncement of the investigating court, अगेन रूल नंबर 4। सो ये कुछ लिस्ट थी जहाँ पे अपील हो सकता है। अब हम देखेंगे पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट, प्रोसीजर इन अपील्स की क्या प्रोसीजर होता है, अपील कैसे फाइल होता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स या एग्जीक्यूशन, हियरिंग, जजमेंट एंड डिक्री इन अपील। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट। सेक्शन 107 बात करता है पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट की। हमने देखा अपीलेंट कोर्ट वो कोर्ट है जो ट्रायल कोर्ट से रैंक में सुपीरियर है। तो कुछ कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, ये सारे नीचे दिए हुए पावर्स है अपीलेंट कोर्ट के। तो पावर है टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, टू रिमांड अ केस। हमने देखा था कोर्ट क्या कर सकता है, केस रिमांड कर सकता है, किसको, ट्रायल कोर्ट को। टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, इश्यूज को फ्रेम कर सकता है, ट्रायल कर सकता है उस केस का। या फिर एक और पावर है टू टेक एडिशनल एविडेंसेस टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। तो वो एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है बिफोर कमिंग टू एनी जजमेंट। सो ये 4 पावर्स हो गए अपीलेंट कोर्ट के। तो अपीलेंट कोर्ट के पास सारे वो पावर्स है जो एक नॉर्मल कोर्ट के पास होते हैं, टू रन और टू इंस्टीट्यूट द सूट। फिर है प्रोसीजर इन अपील। तो अपील एक मेमोरेंडम की तरह होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम जो पार्टी साइन करती है, साइन बाय द पार्टी टू द केस और हिज एडवोकेट, या तो उस पार्टी का एडवोकेट साइन करता है। मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू कंटेन ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, कि जो ओरिजिनल डिक्री या जजमेंट है उस पे जो तुम्हारे ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन है दैट आर इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम, उसमें कुछ एनेक्शर्स होते हैं जिसमें वो ग्राउंड्स मेंशन रहेंगे विथ कॉपी ऑफ डिक्री और जजमेंट। उसके साथ एक कॉपी रहेगा ओरिजिनल डिक्री या जजमेंट का। अपीलेंट को एक अमाउंट पे करना पड़ता है वाइल फाइलिंग द अपील, और फिर अपीलेंट को कुछ सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ती है फॉर द कॉस्ट ऑफ अपील और द ओरिजिनल सूट और बोथ बिफोर कॉलिंग द अदर पार्टी टू अपीयर बिफोर द कोर्ट और एट द एप्लीकेशन ऑफ सच पार्टी। फिर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। अगर तुमने अपील फाइल कर दिया है टू द अपीलेंट कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग्स पे स्टे लग गया, बट कुछ केसेस में अपीलेंट कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे स्टे लगाना है या नहीं लगाना है। अगर अपीलेंट कोर्ट के पास सफिशिएंट रीजंस है तो वो प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा सकती है, बट देयर शुड बी स्पेसिफिक रीजंस। The stay can only be granted by the court upon the application for the stay of the execution before the expiry of the time allowed for filing the appeal, and in case where such application is sufficient reason for seeking the stay। तो स्टे कब लग सकता है, जब सामने वाली पार्टी ने, मतलब पार्टी टू द केस ने एप्लीकेशन दिया है कि स्टे लगा दो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग द अपील। मतलब अपील करने के लिए जो टाइम लिमिट है, अगर तुमने उसके अंदर एप्लीकेशन दिया स्टे लगाने के लिए, और अगर सफिशिएंट कॉज या रीज़न है, तभी उस प्रोसीडिंग पे स्टे लग सकता है जो ओरिजिनल तुम्हारा जजमेंट पास हुआ था। हियरिंग। अब हियरिंग मतलब क्या, कोर्ट सुनता है दोनों पार्टीज की बातें और फिर जजमेंट देता है। तो हियर द जजेस आर द डिसीजन मेकिंग बॉडी और ऑफिसर्स। तो हियरिंग एक प्रोसीडिंग है बिफोर अ कोर्ट और अदर डिसीजन मेकिंग बॉडी और ऑफिसर सच एज गवर्नमेंट एजेंसी और लेजिस्लेटिव कमेटी। अब हियरिंग को अलग बोला है फ्रॉम ट्रायल बिकॉज हियरिंग इज नॉर्मली शॉर्टर एंड ऑफन लेस फॉर्मल। तो ये शॉर्टर भी है, लेस फॉर्मल भी है कंपेयरिंग विथ ट्रायल। अगर लिटिगेशन है तो हियरिंग्स आर लाइक ओरल आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ पे दोनों भी पार्टी अपने जो उनको लगता है वो फैक्ट्स डिस्क्लोज करती है, बोलती है, दे नेगोशिएट एंड द कोर्ट ट्राइज टू रिजॉल्व द केस। और ट्रायल के केस में इफ़ अ ट्रायल इज ऑन अ मोशन तो फिर हम उसको डिसमिस करेंगे या देयर विल बी समरी जजमेंट
टू डिसाइड डिस्क्रीट इश्यूज ऑफ लॉ सच एज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यहाँ पे एविडेंस एडमिसिबल होंगे, एंड देन एविडेंस के बेसिस पे कंसिडरिंग द एविडेंस जजेस अपना डिसीजन देते हैं। अब हियरिंग में लिमिटेड एविडेंस या टेस्टिमोनी प्रेजेंट किया जाता है टू सप्लीमेंट द लीगल आर्ग्यूमेंट्स। एक बार सूट जब इंस्टीट्यूट हो जाता है विद द प्लेंट एंड अ रिटर्न स्टेटमेंट, या हमने पूरा प्रोसीजर देखा है इन मॉड्यूल 1 एंड 2 कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर, सेक्शन नंबर। तो एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो गया, देन फिर फर्स्ट स्टेज आता है फर्स्ट हियरिंग का। ऑर्डर 14 हमने ऑलरेडी कवर किया है विच डील्स विथ फर्स्ट हियरिंग। तो फर्स्ट हियरिंग को एज सच कुछ डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में, बट प्रोसीजरल में जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट हियरिंग। और ऑर्डर 10 बात करता है कोर्ट टू एग्जामाइन पार्टीज विद अ व्यू टू असर्टन मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, की कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामाइन द पार्टीज। तो फर्स्ट स्टेप है ऑर्डर 14 एंड देन ऑर्डर 10। नेक्स्ट है जजमेंट इन अपील्स। Section 2(9) of the code defines judgment. Judgment is defined as a statement given by the judge on the grounds of a decree or an order. तो जजमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट जो जज ने पास किया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर। तो जज क्या करते हैं? सारे फैक्ट्स कंसीडर करते हैं, सारे एविडेंस कंसीडर करते हैं, सारे फाइंडिंग्स कंसीडर करते हैं एंड वो कंक्लूजन देते हैं कोर्ट में। तो जो उनका कंक्लूजन है दैट इज जजमेंट। ऑलरेडी डिक्री पास हुआ तो वाई द डिक्री वॉज गिवन विच एक्सप्लेन्स द लीगल रीजनिंग दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिक्री एंड देन दैट इज कॉल्ड एज जजमेंट। वो एक डिक्री इज नॉर्मली यूज इन सिविल सूट। डिक्री ये वर्ड सिविल सूट में यूज किया जाता है एंड फिर वहाँ पे पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड होते हैं। जजमेंट एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन है पुटिंग एन एंड टू द एक्शन बाय एन अवार्ड और रिड्रेस टू वन पार्टी। मतलब एक पार्टी को अवार्ड मिलता है, दूसरी पार्टी के पास लाइबिलिटी आती है जो वो पे करती है। रूल 3 ऑफ ऑर्डर 20 स्टेट्स दैट जजमेंट शुड बी साइंड, जजमेंट साइंड होना चाहिए एंड शुड बी डेटेड बाय द जज व्हाइल डिक्लेयरिंग इट इन द ओपन कोर्ट। It further gives provision that once signed by the judge, कि एक बार जजमेंट साइन कर दिए जज ने, the judgment cannot be amended, वो जजमेंट अमेंड नहीं किया जा सकता, ना अल्टर किया जाता है उसके बाद, एक्सेप्ट टू करेक्ट द क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर कॉज ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप। अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है या कोई अर्थमेटिकल एरर है, फॉर एग्जाम्पल फाइन थी किसी पार्टी के अगेंस्ट 1,52,000 और वो गलती से 1,25,000 हो गए, तो ये अर्थमेटिकल या क्लरिकल एरर है। तो इस केस में जजमेंट को अल्टर या अमेंड किया जा सकता है बट अदरवाइज नो। डिक्री इन अपील, डिक्री को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में विच इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ऑलरेडी हमने ये डेफिनेशन कवर किया है। विच डिटरमाइंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। तो डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज देखा जाता है इन अ कंक्लूसिव मैनर विथ रिगार्ड्स टू एनी डिस्प्यूटेड मैटर इन अ सिविल सूट। तो डिक्री सिविल सूट में ही होती है। इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब जजमेंट बाय विच कोर्ट डिटरमाइंस द, कोर्ट क्या डिटरमाइन करता है? राइट्स ऑफ पार्टीज। कोर्ट डिटरमाइन करेगा राइट्स ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन अ कंट्रोवर्सी और अ डिस्प्यूट। और फिर वो डिक्री को सेट ऑफ करना है या काउंटर क्लेम करना है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द डिक्री, वो पार्टी के ऊपर है। डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, डिक्री में इंक्लूड होता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द एक्ट। एंड डिक्री माइट नॉट इंक्लूड any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, any order of dismissal for default। तो ये हो गया what it includes and what it does not include। ये पूरा डेफिनेशन हमने ऑलरेडी 2 बार कवर किया था। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन, सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस में क्या होता है? द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू हाई कोर्ट, देन हाई कोर्ट कैन डिसाइड मैटर्स ऑन रेफरेंसेस। पहले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने मैटर रेफर किया हाई कोर्ट को, फिर हाई कोर्ट अलोन वो मैटर को डिसाइड करता है। इट इज़ मेड इन द पेंडिंग सूट, जो पेंडिंग सूट होता है या अपील या एग्जीक्यूशन होता है उस केस में सबऑर्डिनेट कोर्ट मैटर हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। रेफर नॉर्मली कब होता है? तो उसके 2 ग्राउंड से, जब रीजनेबल डाउट है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सॉरी, एक रीज़न है।
व्हेन देयर इज़ अ रीजनेबल डाउट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, तब सबऑर्डिनेट कोर्ट मैटर रेफर करता है हाई कोर्ट को। नेक्स्ट है रिव्यू। सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू के केस में एप्लीकेशन करती है अग्रीव्ड पार्टी। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन करती है। रिव्यू किस चीज़ का होता है? इज बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर। तो रिव्यू किसको कर रही है वो अग्रीव्ड पार्टी? जिस कोर्ट ने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया है उस कोर्ट को वो अग्रीव्ड पार्टी एप्लीकेशन दे के बोल रही है कि तुम इस ऑर्डर को या डिक्री को रिव्यू करो। तो अब ये रिव्यू का एप्लीकेशन कब जाएगा? जब ऑलरेडी डिक्री या ऑर्डर पास हो चुका है एंड द ऑर्डर ग्रांटिंग द रिव्यू इज अपीलेबल। और फिर जो हमने जो रिव्यू मांगा है जो ऑर्डर पे, अगेन उस पे अपील हो सकता है। द ग्राउंड्स फॉर रिव्यू आर, अब रिव्यू कब हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल अग्रीव पार्टी को कोई न्यू एविडेंस मिल गया या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, या इफ देर इज़ एनी मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या कोई और अदर सफिशिएंट रीज़न है, तो ये 3 सिचुएशन में अग्रीव्ड पार्टी रिव्यू मांग सकती है। रिव्यू कैन बी मेड व्हेन एन अपील लाइज टू द हाई कोर्ट, तब भी रिव्यू मांगा जा सकता है। सेक्शन 115 बात करता है रिवीजन की। रिवीजन के केस पे रिवीजन 2 तरीके से एक्सरसाइज की जा सकती है। एक तो एप्लीकेशन बाय द अग्रीव्ड पार्टी और दूसरा हाई कोर्ट खुद रिवाइज कर सकता है। रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट में ही होता है। रिविजनल जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द केस हैव बीन डिसाइडेड, जब ऑलरेडी केस डिसाइड हो जाता है उसके बाद रिवीजन होता है। ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन कैन रिलेट टू जुरिस्डिक्शनल एरर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ग्राउंड्स में एक रीजन है जुरिस्डिक्शनल एरर। जो ऑर्डर पास होता है इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन वो अपीलेबल नहीं है, एंड जो रिवीजन होता है दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट, एंड फिर उस पर कोई अपील भी नहीं कर सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। अब फॉरेन जजमेंट्स मतलब क्या कि फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है दैट इज़ फॉरेन जजमेंट। और फॉरेन कोर्ट क्या होता है? एनी कोर्ट विच इज़ सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसकी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, या जो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, दैट इज़ फॉरेन कोर्ट। और जो जजमेंट्स फॉरेन कोर्ट पास करते हैं दोज आर फॉरेन जजमेंट्स। तो अब इंडिया में उसका कितना रिकॉग्निशन है ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। रिकॉग्निशन की बात कब आती है? इट अकर्स व्हेन द कोर्ट ऑफ वन कंट्री एक्सेप्ट्स अ जुडिशनल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट्स ऑफ अदर फॉरेन कंट्री। रिकॉग्निशन की बात तब आती है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का जुडिशियल डिसीजन एक्सेप्ट करती है ऐसे जजमेंट का जो किसी फॉरेन कोर्ट ने पास किया है। रिकॉग्निशन विल बी डिनाइड। रिकॉग्निशन डिनाई किया जाता है इफ द जजमेंट इज सब्सटेंटिवली इनकम्पैटिबल, अगर वो जजमेंट इनकम्पैटिबल है विथ बेसिक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इन द रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। अगर वो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से मैच नहीं करता है तो फिर उस जजमेंट का रिकॉग्निशन डिनाई कर सकती है होम कंट्री। इंडियन सीपीसी में कुछ प्रोसीजर दिए हैं रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स एंड डिक्री। तो ये 2 डेफिनेशंस तो हमने कवर कर लिए। अब जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है वो इंडिया में एनफोर्स होता है जब एक फॉरेन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हैज़ adjudicated upon a claim, a legal obligation arises to satisfy that claim in the country where the judgment needed to be enforced. And दूसरा, the basic principle which is followed while enforcing a foreign judgment on or decree in India is to ensure, क्या इंश्योर कर रहे वो, that a judgment or decree is a conclusive one, जो रियल है, and it is passed on merits of the case by a superior court having competent jurisdiction. तो अगर वो जो डिक्री है वो प्रॉपरली पास्ड हुआ है, इट इज़ कंक्लूसिव और वो मेरिट्स ऑफ द केस पे है, एंड इट इज़ पास्ड बाय सुपीरियर कोर्ट, अगर ये कंडीशंस होती है तो फिर वी विल रिकॉग्नाइज इट और वी विल एक्सेप्ट इट। तो ये हो गया रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स, और यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 7 ख़त्म होता है सीपीसी का। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं टू अपीलेंट कोर्ट, जो हमारा फर्स्ट अपील होता है। फिर अपीलेंट कोर्ट से हम और अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट को, दैट विल बी अ सेकेंड अपील, और फिर लास्टली सुप्रीम कोर्ट को। ऑर्डर्स के अगेंस्ट कैसे हम अपील कर सकते हैं, अपीलेंट कोर्ट के पावर्स, क्या प्रोसीजर होता है अपील का, कैसे फाइलिंग होता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स या एग्जीक्यूशन, हियरिंग, जजमेंट एंड डिक्री इन अपील।
फिर हमने देखा रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन, फिर हमने देखा रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.